मिशन जय भीम जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। तो हम लोग क्या केवल देश में गुलामी करने के लिए हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम इंसान हैं। ये बात बाबा साहब ने एहसास कराई है। और अगर बहन बेटी की इज्जत लुट जाए तो या तो चुप रह जाए, और अगर बोलोगे तो गांव के गांव जला दिए गए। केवल मजदूर, इसका मतलब एक साजिश के तहत हमारे लोगों को वो मजदूर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके खेतों में काम करने के लिए, उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए उनको सस्ते मजदूर चाहिए। और वो ये जानते हैं कि जो समाज हजारों साल तक उनका गुलाम रहा, वो पढ़ने लिखने की वजह से उसकी आवाज में ताकत आ गई। अगर उसको रोकना है तो उसको दोबारा से गुलाम बना दो, और दोबारा से अगर गुलाम बनाना है तो फिर से उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा छीन दो। मैं आपको बताना चाहता हूं मिशन जय भीम की शुरुआत क्यों हुई। ऐसी कौन सी वजह है कि मंत्री बनने के बाद मन को शांति नहीं है, मन बेहद विचलित है, मन परेशान है, और परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है। मैं ये जानने की कोशिश करता हूं, जब हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हमने भारत का निर्माण किया है, अन्न उगाने का काम हम करते हैं, उत्पादन का काम हम करते हैं, निर्माण का काम हम करते हैं, देश के सारे पुल, सारे सड़क, सारी इमारतें हमारे समाज के लोग बनाते हैं, कपड़ा हम बुनते हैं, जूते हम बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हम बनाते हैं, लकड़ी की चीजें हम बनाते हैं। इसका मतलब हम निर्माण करने वाले लोग, उत्पादन करने वाले लोग हैं, देश के मूल निवासी हैं। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो देश की खेत की जमीन है, जो देश की खेत की जमीन है, जंगल है, नदियां हैं, नदियों से होने वाला उत्खनन, जमीन से होने वाला उत्खनन, पहाड़ों से होने वाला उत्खनन, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कोई अपनी मां के पेट से जमीन लेकर पैदा हुआ था क्या? बताइए, क्या कोई अपनी मां के पेट से जमीन लेकर पैदा हुआ था क्या? अगर मां के पेट से जमीन लेकर पैदा नहीं हुआ तो इस जमीन के मालिक कुछ चंद लोग क्यों हैं? हमारे माताओं, बहनों को और भाइयों के पास जमीन क्यों नहीं है? जमीन तो कोई मां के पेट से लेके नहीं आया। देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जहां अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? हम भारत के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भारत का निर्माण हमने किया है, और भारत के संसाधन में हमारा कोई हिस्सा नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं होना चाहिए? जब मैं इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो ये भी सवाल पैदा हुआ कि क्या हमारे माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? माँ बाप तो चाहते होंगे ना, हमारे पूर्वजों ने भी तो चाहा होगा कि हमारे आने वाले संतानें आजाद पैदा हो, उनका जाति के आधार पर उत्पीड़न ना हो, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, जज, डॉक्टर, इंजीनियर बने, हमारे बच्चे भी व्यापार करें। तो ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे समाज के लोग ना तो व्यापार में आ पाए, ना हमारे समाज के लोग बाबा साहेब के अधिकार दिलाने से पहले पढ़ पाए, ना हमारे समाज के लोग अपने उद्योग खड़ा कर पाए, ना हमारे समाज के लोग अपने इंस्टीट्यूशन खड़ा कर पाए? तो हम लोग क्या केवल देश में गुलामी करने के लिए हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम इंसान हैं। ये बात बाबा साहब ने एहसास कराई है, ये बात माननीय कांशीराम साहब ने एहसास कराई है। और आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतिहास के अंदर जब हम देखते हैं कि हम हड़प्पा संस्कृति हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, 200 नगर हमारे पूर्वजों ने बसाए थे, लेकिन जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने छल कपट से हमारे लोगों का पहले सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद हमारे लोगों को अपना गुलाम बना दिया। और केवल गुलाम नहीं बनाया,
बल्कि उन्होंने सोचा कि ये जो भारत के लोग हैं, ये इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, जिस दिन इनको अकल आ गई, एकजुट हो गए, उस दिन ये अपना पूरा अधिकार वापस छीन लेंगे। तो उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया, छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। और हजारों साल से हमारे लोग, लगभग 3,500 साल से गुलाम रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर, किसी भी देश के अंदर इतने लंबे समय तक कभी कोई कौम गुलाम नहीं रही जितने लंबे समय तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे हैं। तो इस गुलामी का कारण क्या है? जब ये जानने की मैंने कोशिश की, किताबों को पढ़ा, बाबा साहेब के सारी टीचिंग्स और स्पीचेस पढ़ी, उसके बाद मुझे समझ आया कि इतनी लंबी समय तक गुलामी के चलने का कारण क्या है। जो उन्होंने धर्मशास्त्र बनाए, उन धर्मशास्त्रों में लिख दिया अछूतों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। यानी एक धार्मिक बंदिश लगाकर हमारे लोगों को हजारों साल पहले पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया। और साथ ही साथ धर्मशास्त्रों में यह बंदिश भी लगा दी कि हमारे इस देश के मूल निवासियों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। यानी जिन धर्मशास्त्रों के द्वारा देश को गवर्न किया जाता था, उन धर्मशास्त्रों के द्वारा उनमें लिखकर हमारे लोगों को न केवल व्यापार से दूर रखा, न केवल जमीन से दूर रखा, खेती से दूर रखा, बल्कि उनको संपत्ति इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं है। उनको काम के बदले पैसे लेने का भी अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो मिला है अभी कुछ ही साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाया। लेकिन उससे पहले लगभग 3,500 साल तक ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, ना संपत्ति इकट्ठे करने का अधिकार था, ना काम के बदले में पैसे मांगने का अधिकार था। और अगर बहन बेटी की इज्जत लुट जाए तो या तो चुप रह जाए, और अगर बोलोगे तो गांव के गांव चला दिए गए। यही सच्चाई है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आज जो थोड़ा हम लोग सक्षम हुए हैं, आज जो मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना देते तो कहीं गांव में खेत में मैं पिला होता, आज मंत्री नहीं होता। तो ये जो मंत्री की कुर्सी मिली है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दी हुई है। जो लोग हमारे नौकरियों में आए हैं, जज बने हैं, कलेक्टर बने हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बलिदान और तपस्या का फल है। वरना हम खेत में पिले होते, और अगर हम एक आवाज ऊंची करते तो पीछे लात खा रहे होते। यही सच्चाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर जातियां नहीं है, रसिया के अंदर जातियां नहीं है, इंग्लैंड के अंदर जातियां नहीं है, जापान के अंदर जातियां नहीं है, चाइना के अंदर जातियां नहीं है, फ्रांस के अंदर जातियां नहीं है, जर्मनी के अंदर जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर जातियां नहीं है। जब पूरी दुनिया के अंदर कहीं जातियां नहीं है तो भारत में ये जाति कहां से आई? इस सच को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस जाति ने ही हमें गुलाम बनाया, इस वर्ण व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया, और जो चीज हमें गुलाम बनाए ऐसी चीजों को हमें ठोकर मार देनी चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम देखना चाहते हो? क्या फिर से गुलामी करना चाहते हो? अगर गुलामी नहीं करना चाहते तो जातियों से बाहर निकलो, क्योंकि जातियों को कुदरत ने नहीं बनाया। जातियों को हमारे ही देश के अंदर कुछ चालाक लोगों ने बनाया, और जानबूझकर धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों से ज्ञान को दूर रखा, हमारे लोगों से व्यापार को दूर रखा, हमारे लोगों से संपत्ति को दूर रखा। ये बहुत बड़ी साजिश जो लगभग 3,500 साल पहले रची गई थी, वही साजिश देश के अंदर दोबारा रची जा रही है। साथियों, दोबारा अगर हम लोगों ने इसी तरह कुर्सी पे बैठ के मंत्री बन के खुश हो गए, कलेक्टर बन के खुश हो गए, जज बन के खुश हो गए, इंजीनियर बन के खुश हो गए, डॉक्टर बन के खुश हो गए, तो याद रखना बहुत दूर नहीं, आने वाले 20-25 साल के अंदर हमारे आने वाले बच्चे दोबारा से गुलाम पैदा होंगे। क्यों पैदा होंगे गुलाम? इसको कारण को समझने की जरूरत है। जो लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, जो कभी काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे व्यापार के रास्ते खोल दिए, हमारे नौकरियों के रास्ते खोल दिए, हमारे राजनीति के रास्ते खोल दिए,
तो हमारे लोग जब पढ़ने लिखे लगे तो पढ़ने से थोड़ा ज्ञान आया, और जब पढ़ने से ज्ञान आया तो जुल्म के खिलाफ बोलने की ताकत आई। और जो बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन की वजह से नौकरी आई, तो नौकरियों से घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आया, और जब व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा आ जाता है, नौकरी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति बोलने लगता है, अपने हक अधिकार को समझने लगता है। तो जब हमारे लोगों ने अपने हक अधिकार की बात करना शुरू कर दिया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, और बाबा साहेब के बताए रास्ते पे चलकर हुक्मरान बनने शुरू हो गए, तब उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जो हमें हजारों साल तक गुलाम बनाए रखे। उन्होंने सोचा कि जो हमारे सामने जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उसके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि आज वो काम के बदले में पैसे मांगता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। इसके ऊपर जब उन्होंने चिंतन किया तो उनको समझ आया कि अब जब से ये लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, जब से इनको रिजर्वेशन मिल गया है, जब से नौकरियों में आ गए हैं, तब से इनके पास बोलने की ताकत आ गई है। अगर इनको दोबारा गुलाम बनाना है तो इनसे पढ़ाई को दोबारा छीन लो, इनसे सरकारी नौकरियों को छीन लो। और इस बात के तहत इन्होंने अब से लगभग 40 साल पहले षड्यंत्र दोबारा से करना शुरू किया। किस तरह से किया कि पहले जब हमारे स्कूल के रास्ते खुले तब प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। क्या किसी ने 40-50 साल पहले प्राइवेट स्कूल देखा था? क्या नहीं देखा था ना। तब तो सारे सरकारी स्कूल होते थे, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपड़ासी का बच्चा हो, डीएम का बच्चा हो या किसी नेता का बच्चा हो, सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। तो टीचर अगर पक्षपात करता भी था तो सिर्फ इतना करता था, हमारे गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को उठाकर पीछे बिठा दे और अपने बच्चों को आगे बिठा ले। लेकिन टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर चौक लेकर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना, एक जैसा पढ़ाता था ना। तो जिस बच्चे के अंदर दम होता था, जिसमें हौसला होता था, जो बच्चा प्रतिभाशाली होता था, जो बच्चा मेहनत करता था, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन जाता था। तो उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़कर हमारे लोग आगे बढ़ना शुरू किया, और उन्हीं सरकारी स्कूलों को उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी, स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा, और केवल इतना ही नहीं किया बल्कि साथ में एक नो डिटेंशन पॉलिसी भी लागू कर दी कि किसी भी बच्चे को पहली क्लास से 8वीं क्लास तक फेल मत करो, उसे पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। बच्चे को हिंदी में एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, पिताजी का नाम लिखना नहीं आता, और वो पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास होता चला जाता है। और वो जब 9वीं में जाता है, 9वीं में उसको एग्जाम पास करना होता है। 9वीं में कानून बना दिया, जो 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। तो जब बच्चा पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गया बिना पढ़े, उसने कुछ सीखा ही नहीं, स्कूल में टीचर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, उसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं, और वो पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गया। और जब वो 9वीं में गया, उसे फिर पेपर देना था, उसको आता जाता कुछ नहीं था, 9वीं में वो फेल हुआ और उसको निकाल के स्कूल से बाहर कर दिया। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया इन्होंने। धीरे धीरे क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले लगभग 10 से 15 साल के बीच 1.5 लाख से 2 लाख के बीच सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हो गए। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच पिछले 15-20 सालों में स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या जनता की जनसंख्या कम हो गई है देश में? जनसंख्या तो कम नहीं हुई, जनसंख्या तो बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल तो बंद हुए और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, खुलते चले गए, खुलते चले गए। देश के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चले जाओ, हर जगह प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज, जहां लाखों रुपए की फीस है। और ये जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल के अंदर भी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, अगर मध्यम दर्जे के गांव देहात के लेवल पे भी अगर जाएं, जो शहर, छोटे शहर हैं, तो वहां भी एक बच्चे की पढ़ाई पे 4 से 5 हजार रुपया महीना खर्च होता है। और हर परिवार में अगर 2 बच्चे मान लें, तो ये जो छोटे शहर हैं, मैं बड़े शहरों की, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूं, तो वहां भी हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो हैं।
तो यानी कि 2 बच्चों की केवल पढ़ाई के लिए 8 से 10 हजार रुपया छोटे शहरों में चाहिए, और हमारे तो पूरे परिवार की इनकम 8 से 10 हजार रुपया महीना मुश्किल से है। हमारे तो देश में 99% ऐसे लोग हैं जिनकी पूरे परिवार की इनकम 10 से 15 हजार रुपया महीना है। तो क्या हमारे ऐसे गरीब समाज के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगे? क्या नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो ये वो साजिश करने वाले लोग जानते थे कि जब वो प्राइवेट स्कूल खोलेंगे उसकी फीस इतनी ज्यादा होगी कि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और सरकारी स्कूलों को जानबूझ के कमजोर कर दिया, टीचरों की भर्ती बंद कर दी, हालात ऐसे कर दिए कि सरकारी स्कूल से पढ़ के केवल मजदूर पैदा हो, केवल मजदूर। इसका मतलब एक साजिश के तहत हमारे लोगों को वो मजदूर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके खेतों में काम करने के लिए, उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए उनको सस्ते मजदूर चाहिए। और वो ये जानते हैं कि जो समाज हजारों साल तक उनका गुलाम रहा, वो पढ़ने लिखने की वजह से उसकी आवाज में ताकत आ गई। अगर उसको रोकना है तो उसको दोबारा से गुलाम बना दो, और दोबारा से अगर गुलाम बनाना है तो फिर से उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा छीन लो। तो ये शिक्षा जो महंगी की गई है सरकारों के द्वारा, वो जानबूझकर हमारे इस लगभग 88% समाज को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे समाज से शिक्षा को छीन लेना चाहते हैं। तो एक तरफ तो 40 साल पहले इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज को बाढ़ आ गई, और दूसरी तरफ अब से 30 साल पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, सरकारी संस्थानों को बेचना शुरू किया, सरकारी दफ्तरों को प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया, और साथ में ठेकेदारी प्रथा ले आए। ठेकेदारी प्रथा, अब भर्तियां ठेके पे हो रही है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, जब चाहे तब नौकरी से बाहर निकाल देता है। और दूसरा, ये जो निजीकरण हो रहा है, देश की जो सरकारें जो देश के संसाधनों को लगातार बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच रही हैं, जब सब कुछ बिक जाएगा तो देश में बचेगा क्या? जब देश के सारे संस्थान बिक जाएंगे तो फिर नौकरियां कहां रहेंगी? इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ तो इन्होंने हमारे लोगों से शिक्षा को छीन लिया, और दूसरी तरफ इन लोगों ने हमारे लोगों की आने वाले भविष्य को बर्बाद करने के लिए उनकी सरकारी नौकरियों को छीन लिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमारे समाज के लोग अगर इस षड्यंत्र को नहीं समझेंगे तो चाहे हम मंत्री बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति भी हैं, है ना? मुख्यमंत्री भी बन चुके और राष्ट्रपति आज भी है, मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके सर्वोच्च न्यायालय के। हर राज्य के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटी के मंत्री भी हैं। पर इतने सारे मंत्री होने के बाद, इसके बावजूद क्या हम अपने समाज को मजबूत बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे ना। जितनी नौकरियां पहले मिलती थी, क्या उतनी नौकरियां मिल रही हैं? जितने सस्ते पैसे पे पहले हमारे लोग पढ़ जाया करते थे, क्या आज पढ़ पा रहे हैं? आज अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के मेहनत करके इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर लेता है, तो उसको एडमिशन के लिए सरकारी कॉलेज में भी आज 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे समाज के लोग 1-1.5 लाख रुपए की फीस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। ये जानबूझ के किया गया है ताकि हमारे लोग शिक्षा से दोबारा से दूर हो जाएं। और जिस दिन हम लोग पूरी तरह शिक्षा से दोबारा दूर हो गए, जिस दिन हम सरकारी नौकरी से पूरी तरह दूर हो गए, उसके बाद क्या हमारे तरफ बढ़ती हुई गुलामी को क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। इसलिए मंत्री बनने के बाद भी जो मेरे मन में दर्द है, जो परेशानी है, जो चीज मुझे बार बार परेशान करती है, रात को सोने नहीं देती, मुझे बाबा साहेब का वो भाषण याद आता है जो उन्होंने आगरा के अंदर कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े कष्ट के साथ यहां तक लेकर आया हूं। अगर तुम इसे आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम पीछे मत जाने देना, यही रोक के रखना। लेकिन पिछले 20 सालों में वो बाबा साहेब का कारवां वापस गया है, वापस गया है। इसलिए दिल दुखता है, इसलिए रात को नींद नहीं आती, इसलिए 24 घंटे दिल और दिमाग में, मेरे अंदर, मेरी पूरी टीम के अंदर एक ही बात चलती है कि अपने समाज को बचाना है। चाहे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो भी हम अपने समाज को बचाएंगे। और ऐसी सड़ी गली व्यवस्था जो हमें गुलाम बनाती हो, जो हमें जातियों में बांटती हो, जो हमें मजदूर बनाती हो, ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को त्याग के अब बाबा साहेब का जो अंतिम सपना था, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, तो हमारा ये संकल्प है कि आने वाले 2025 तक, अशोक विजयदशमी तक, हम अपने बहुजनों को
10 करोड़ बहुजनों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलवाएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कराएंगे। हमें ऐसा बुद्ध का धम्म चाहिए जहां समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, शील हो, जहां सबके लिए सम्मान हो, जहां सबके लिए कल्याण की भावना हो, जहां किसी को कष्ट देने की भावना ना हो, जहां सबके दुख दूर करने की भावना हो। और ये भावना केवल बुद्ध के धम्म में है। इसलिए हमने संकल्प किया है 2025 तक हम 10 करोड़ बहुजनों को बुद्ध के धम्म में वापस लाएंगे। और बुद्ध का ये फिर से, जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था, लेकिन अभी आपको याद होगा मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा वृद्धरथ, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा वृद्धरथ की छल कपट से हत्या की और हत्या करने के बाद पूरे देश में 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई और बौद्ध धर्म का विनाश करके ये जाति पे आधारित, अज्ञान पे आधारित, शोषण पे आधारित, दुराचार पे आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। तभी से भारत का पतन शुरू हो गया, वरना भारत कभी सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के टाइम पर। तो जब भारत बुद्ध का देश था तब भारत सोने की चिड़िया थी। हमें फिर से वही गौरव वापस लौटाना है जो सम्राट अशोक के टाइम पे था। इसलिए हमने संकल्प किया है कि पूरे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। इस 135 करोड़ के अंदर लगभग 115 करोड़ बहुजन है, यानी कि टोटल का लगभग 88% मूल निवासी हैं। तो इस 88% को जगाने की जरूरत है। जिस दिन ये 88% जाग गया तो गर्दन पकड़कर अपना अधिकार छीन लेगा, और हम अपने अधिकार को छीनने की ताकत रखते हैं। ये 115 करोड़ की संख्या बताती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे समाज के लोगों के अंदर है। अब हम अपने समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के दम पर उनके लिए आर्थिक नीतियां बनाएंगे, रोजगार के नए अवसर हम अपने दम पर पैदा करेंगे। अपने लोगों को हम लोग उद्योगों के अंदर लाएंगे, छोटे छोटे उद्योग उनके लगवाएंगे और अपने समाज को आर्थिक रूप से भी एक शक्ति के तौर पर निर्मित करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है। हमारे पास एक से एक युवा, एक से एक काबिल युवा तैयार हो गया है। जब मैं बैठकर अपने युवाओं के भाषण को सुन रहा था तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। मुझे लग रहा था अब चल पड़ा है कारवां। जब हमारे साथी धनराज जी और उससे पहले दूसरे जितेंद्र गौतम जी, सुनील गौतम जी और जितने साथी बोले, लाल प्रताप यादव जी, इन सब के अंदर न्याय के लिए एक भूख है, न्याय के लिए एक आग लगी है। और ये आग अभी आग से आग बढ़ाते चलना, क्योंकि अभी समय बहुत कठिन है। हम लोग एकजुट होंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। चैन से बैठना नहीं है। इसलिए एक गाने की लाइन गाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, आइए हमारे कांधे से कांधा लगाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा लगाइए। दोबारा कहूँगा इसको। जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसलिए। गरीब हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।